हमारे सोलर सिस्टम का सबसे दूरदराज का प्लेनेट जो सूरज का एक चक्कर 248 साल में कंप्लीट करता है। यहाँ ज्वालामुखी 4 अरब साल से मुसलसल चल रहे हैं, जो हमारी जमीन से करीब 7 अरब किलोमीटर की दूरी पर है। मैं बात कर रहा हूँ प्लूटो की। यहाँ 2015 में न्यू हॉरिजन पहुँचने से पहले तक प्लूटो का लिया गया सबसे अच्छा इमेज ये था, जिसको ढूंढने में हमें 120 साल लग गए। तो दोस्तों, साइंसदानों ने इस प्लेनेट को कैसे ढूंढा और इसे ढूंढने में इतना टाइम क्यों लगा, आप जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं रहमान और आप देख रहे हैं FTV। सन 1977 में पहली बार वोयेजर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया, जिसमें सबसे पहले वोयेजर 2 को लॉन्च किया गया और उसके कुछ दिनों बाद वोयेजर 1 को लॉन्च किया गया। ये वाहिद स्पेसक्राफ्ट थे जिनकी मदद से हमने अपने सोलर सिस्टम के गैस जॉइंट को बहुत करीब से देखा। लेकिन वोयेजर मिशन में नासा से प्लूटो छूट गया। उस वक्त हम प्लूटो को नहीं देख पाए थे। सन 1990 में अमेरिकी साइंसदान क्लाइड तंबोक ने सबसे पहले प्लूटो को फाइंड किया था, जिसके बाद प्लूटो को हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लेनेट करार दिया गया था। उस वक्त तंबोक मानते थे कि प्लूटो साइज में मरकरी से बड़ा होगा, लेकिन बहुत सारे साइंसदान इस बात पर राजी नहीं थे। प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे प्लेनेट से बहुत डिफरेंट था। ये एक बर्फ का छोटा गोला था जिसका टेम्परेचर -225 डिग्री सेल्सियस है। प्लूटो का ऑर्बिट बाकी प्लेनेट से डिफरेंट है। यहाँ सब प्लेनेट का ऑर्बिट सर्कुलर है, वहाँ प्लूटो का ऑर्बिट एक्सट्रीम इलेक्ट्रिकल यानी अंडे के डिजाइन जैसा है। ये सूरज के चारों तरफ 17 डिग्री एंगल से ऑर्बिट करता है और इसे अपना एक चक्कर पूरा करने में 248 साल लग जाते हैं। नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा क्या आपको इसके बारे में पता था। इसकी इजाद से पहले ही तंबोक ने इसकी तस्वीरें ले ली थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। सन 1840 में फ्रेंच मैथमेटिशियन अर्बन इवेरियर ने अपनी कैलकुलेशन के जरिए नेपच्यून की प्रेडिक्शन कर दी थी। उन्होंने देखा कि यूरेनस के ऑर्बिट पर कोई चीज अफेक्ट कर रही है, तो इसी की वजह से उन्होंने नेपच्यून की खोज की थी। लेकिन नेपच्यून की ऑब्जर्वेशन के बाद साइंसदानों ने देखा कि यूरेनस के ऑर्बिट पर सिर्फ नेपच्यून ही नहीं बल्कि उसके भी पीछे कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है। आखिर वो क्या था? साइंसदान इसकी तलाश में लग गए और इसके बाद 1906 में पर्सिवल लोवेल ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, द सर्च ऑफ अ पॉसिबल 9th प्लेनेट, जिसका नेम उन्होंने दिया प्लेनेट एक्स। सन 1915 में लोवेल के जाने बिना ही उनके सर्वे में प्लूटो की 2 धुंधली तस्वीरें खींच ली गई थी, लेकिन उस वक्त उस पर किसी ने गौर नहीं किया। उसके बाद कुछ कानूनी कार्रवाई के दौरान लोवेल का ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। लेकिन फिर 1929 में इस प्रोजेक्ट को दोबारा से शुरू किया गया और प्लेनेट एक्स को ढूंढने का जिम्मा तंबोक को दिया गया। और फिर 1 साल के बाद 18 फरवरी 1930 को तंबोक ने आखिरकार प्लूटो को ढूंढ लिया। और फिर वो वक्त आया जब प्लूटो को हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लेनेट बनाया गया। लेकिन शुरू में प्लूटो के साइज के बारे में जो भी अंदाजे लगाए गए थे वो आहिस्ता आहिस्ता गलत साबित हो रहे थे। शुरू में साइंसदानों को लगा कि प्लूटो का मास हमारी अर्थ के मास के बराबर है, लेकिन जैसे जैसे इस पर ज्यादा पढ़ाई की जाने लगी तो हमें पता लगा कि इसका मास तो हमारे अंदाजे से बहुत कम था। सन 1978 में जब प्लूटो के मून सारोन की खोज हुई, तब हम पहली बार प्लूटो के असल साइज को नापने में कामयाब हो गए। तो हमें पता चला कि इसका मास हमारी अर्थ के मास की निस्बत 0.2% ही है और इसका साइज बहुत ही छोटा है, जिसकी वजह से इसे प्लेनेट एक्स से हटा दिया गया। लेकिन प्लूटो अब भी एक प्लेनेट था। अब भी हमारे पास प्लूटो की क्लियर इमेज नहीं थी। क्लाइड प्लूटो की बनावट की पढ़ाई करने पर लग गए, लेकिन इसकी बनावट के बारे में जानने के लिए नासा को जमीन से करीब 7.5 अरब किलोमीटर दूर ट्रैवल करके प्लूटो पर जाना था, ताकि हम इसे करीब से देख सकें। लेकिन प्लूटो पर जाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि इसके लिए बिल्कुल सही टाइमिंग, एंगल और स्पीड की जरूरत थी। इनमें से कोई एक भी गलत हुआ तो हम अपनी मंजिल को खो देंगे। इसके बाद 1977 में किए जाने वाले वोयेजर मिशन ने हमें हमारे गैस जॉइंट को बहुत करीब से देखने और पढ़ने में बहुत मदद की, लेकिन प्लूटो अब भी हमसे बचा हुआ था। 19 जनवरी 2006 में नासा ने अपने न्यू हॉरिजन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया, जो प्लूटो के लिए भेजा जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था, जो 9 साल बाद 2015 में
प्लूटो के सबसे करीब से गुजरा। इसमें सबसे पावरफुल रॉकेट एटलस 5 का इस्तेमाल किया गया, जिसकी स्पीड 58,500 किलोमीटर पर आवर की जितनी है, जिसको चांद तक पहुंचने में सिर्फ 8 घंटे 35 मिनट लगेंगे और ये टाइम अपोलो मिशन से 10 गुना कम है। तो इस स्पीड से पहुंचने के लिए स्पेस प्रो को बहुत ही हल्का बनाया गया, जिसका लेंस 2.5 मीटर और वजन सिर्फ 480 किलो है, जिसमें बहुत पावरफुल टेलीफोटो लेंस लगा हुआ है और इसका नेम लोरी है। ये इतना पावरफुल है कि एक नॉर्मल सैटेलाइट जो जमीन के 400 मील ऊपर से तस्वीर खींच सकता है, वही सेम तस्वीर लोरी 7000 मील ऊपर से ही खींच लेगा। प्लूटो तक पहुंचने के लिए इसने जुपिटर की ग्रेविटी का सहारा लिया, जिससे इसकी स्पीड 20% ज्यादा हुई, जिसकी वजह से न्यू होरिजन को प्लूटो तक पहुंचने में 3 साल कम वक्त लगा। जुपिटर को क्रॉस करने के बाद न्यू होरिजन को स्पीड मोड में डाल दिया गया, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी बरकरार रही। प्लूटो के करीब पहुंचने के बाद इसके सिस्टम को ऑनलाइन किया गया, लेकिन पहुंचने से 10 दिन पहले स्पेसक्राफ्ट से नासा का कम्युनिकेशन टूट गया, जिसमें कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से 6 मंथ का प्रोग्रामिंग लॉस्ट हो गया। लेकिन साइंसदानों ने हिम्मत नहीं हारी। साइंसदानों ने सिर्फ 3 दिन में पूरे सिस्टम को रीसेट करके प्रॉब्लम को फिक्स करने में कामयाब हो गए। इसके बाद होरिजन हर रोज प्लूटो की इमेज सेट करने लगा। न्यू होरिजन की वजह से 1000 तस्वीर हम तक पहुंची। हालांकि न्यू होरिजन कुछ और चीजों के ऊपर भी रिसर्च कर रहा था और फिर आखिरकार हमारा इंतजार खत्म हुआ और हमें पता चला प्लूटो दिखने में कैसा है। 14 जुलाई 2015 में न्यू होरिजन प्लूटो के बहुत करीब से गुजरा। इस वक्त प्लूटो के सरफेस से न्यू होरिजन का डिस्टेंस सिर्फ 12,500 किलोमीटर था। प्लूटो एक ऐसा आइस प्लैनेट है जिसकी सरफेस का टेम्परेचर -225 डिग्री सेल्सियस है और इसे सूरज के गिर्द चक्कर लगाने में 248 साल लगते हैं। न्यू होरिजन ने जो इमेज हमें भेजी थी उसमें माउंटेन, आइसलैंड, ग्लेशियर और एटमॉस्फेयर भी शामिल थे। न्यू होरिजन की वजह से हमें प्लूटो के नेचुरल सैटेलाइट के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली, जिसमें सबसे अजीब था शैटर्न। शैटर्न का डायमीटर सिर्फ 606 मीटर है और प्लूटो का डायमीटर सिर्फ 1188 किलोमीटर है। बाकी नेचुरल सैटेलाइट्स बहुत ही छोटे थे, जिसमें निक्स का डायमीटर 137 किलोमीटर और हाइड्रा का डायमीटर सिर्फ 1 किलोमीटर है। अगर आप प्लूटो के सरफेस पर फोकस करें तो इसकी सतह में 98% नाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म में है। इसके अलावा यहाँ में मौजूद इन पहाड़ों की हाइट 10,000 मीटर है और इस पिक्चर में वाटर आइस माउंटेन और ये जायंट वोल्केनोस भी आप देख सकते हैं। ये सब सोलर सिस्टम के बनने के बाद से ही एक्टिव हैं। सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ऐसे वोल्केनोस आपको कहीं नहीं मिलेंगे और वोल्केनोस का मतलब किसी वर्टिकल हीट के सोर्स को कहा जा रहा है। साइंसदानों का ख्याल है कि ये हीट यहाँ की बर्फ को पिघलाकर प्लूटो के नीचे अंडरग्राउंड समुद्र बना सकती है, जिसके अंदर एलियंस लाइफ होने की हायर पॉसिबिलिटीज है। न्यू होरिजन ने पहली बार हमें प्लूटो का एटमॉस्फेयर दिखाया। इसके छोटे साइज और कम ग्रेविटी की वजह से प्लूटो के एटमॉस्फेयर उसके सरफेस से काफी ऊपर तक फैला हुआ है, जिसमें 20 मुख्तलिफ एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं। हमारी जमीन का एटमॉस्फेयर प्लूटो के मुकाबले में बहुत बड़ा है और लेकिन साथ ही एटमॉस्फेयर उतना ही कंप्रेस्ड है, क्योंकि जमीन की ग्रेविटी प्लूटो से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और दूसरी तरफ यहाँ का एटमॉस्फेयर इक्वेशन भी जमीन से 1 लाख गुना कम है। तो आपको क्या लगता है, क्या प्लूटो की जमीन के नीचे छुपा हुआ समुद्र है जिसमें एक अलग ही दुनिया आबाद है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, तभी आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपको दोस्तों से रहमान को इजाजत दें। खुदा हाफिज।